हिस्ट्री चैप्टर 1 रिवर वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट। ओके, मेसोपोटामियन, इजिप्टियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन को हिंदी में लोग सभ्यता कहते हैं। तो हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता और चाइनीज सिविलाइजेशन यानी चाइना की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट डे यानी कि सन 2025, इससे पहले अगर हम लोग 2025 साल पहले जाए तो 0 साल होगा और 0 साल को ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ये अंग्रेज की कैलेंडर के अनुसार चलता है। इससे पहले भी इंसान धरती पर रहते थे और बहुत सारे लोग और बहुत सारे जीव भी रहते थे। तो इससे पहले जब लोग पढ़ते तो BCE पढ़ते हैं यानी बिफोर क्रिस्ट इरा। बिफोर क्रिस्ट इरा में जैसे यहाँ पे कुछ टाइमलाइन में इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई, इंपॉर्टेंट ईयर दिए गए हैं कि आज से मतलब कि 4000 BCE में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का बर्थ हुआ था। ठीक, और 3000 BCE में इजिप्टियन सिविलाइजेशन का बर्थ हुआ था और 1800 BCE में चाइनीज सिविलाइजेशन का बर्थ हुआ था। आया समझ में? फिर इसके बाद ये बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो सभ्यता की शुरुआत कैसे होती है, ये सभ्यता होता क्या है? पीपल बिगैन लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज। तो जो इंसान है वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लगा जब वो न्यूलिथिक एज में पहुंच गया। तो न्यूलिथिक एज कब था? यानी कि वह एज जब इंसान पत्थर से जो हथियार होते हैं उनको बनाना उसने स्टार्ट कर दिया। उसने कॉपर की खोज कर ली फिर धीरे धीरे, और कॉपर के बाद उसने धीरे धीरे लोहे की खोज कर ली। तो इंसान जो है खेती करना भी सीख गया। तो वो सेटल्ड लाइफ रहने लगा, यानी एक जगह पे इकट्ठा वो लोग गाँव बसाकर रहने लगे झुंड। फिर आगे बात करते हैं एज अ रिजल्ट स्मॉल विलेजेस कम आउट इन एग्जिस्टेंस। तो इसकी वजह से छोटे छोटे गांव जो हैं वो अस्तित्व में आ गए। व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज, और जब जनसंख्या बढ़ने लगी मतलब ज़्यादा लोग एक ही गांव में रहने लगे, दीज स्मॉल विलेजेस चेंज इनटू बिग सेटलमेंट। तो ये जो छोटे छोटे गांव होते थे ये बड़े बड़े सेटलमेंट में बदल रहे, यानी कि वो अब जो छोटे गाँव थे वो बहुत बड़े हो गए। The residents of these big settlements produced more food grains and than required। अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा भोजन को प्रोड्यूस कर देते हैं, इतनी ज़्यादा खेती कर लेते थे, उनके पास इतना ज़्यादा अनाज होता था जितनी की उनको ज़रूरत नहीं थी। विद द प्रोडक्शन ऑफ मोर फूड ह्यूमन्स हैड मोर टाइम टू थिंक अबाउट बेटर शेल्टर्स, हाउसेज, फूड, क्लॉथेस, एंटरटेनमेंट एंड रिलीजन। अब जब इंसान का पेट भरा रहने लगा, पहले तो इंसान क्या करता था कि रोज सुबह उठता था, उसको ये बस चिंता लगी रहती थी कि हमको कौन सा जानवर मिलेगा, हम किसका शिकार करेंगे, उसको शिकार करके हम कैसा अपना पेट भरें। फिर अगले दिन भी यही चलता था कि मतलब कि वो सिर्फ उठता था और खाने के बारे में सोचता था। लेकिन जब उसको ये निश्चिंत हो गया कि नहीं, कल मेरे पास खाने के लिए भोजन है, परसों भी मेरे पास खाने के लिए भोजन है, पूरे महीने भर मुझे भोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने खेती की है और खेती से मैंने ढेर सारा अनाज पैदा किया है और जिसका इस्तेमाल मैं करके कई महीनों तक खा सकता हूँ। तब उसको क्या खाली समय में सोचता था कि मैं अपना घर कैसे बहुत ही अच्छा बनाऊँ, कि ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश का मौसम हो और मेरे घर को कोई नुकसान ना पहुँचे, उसके अंदर मैं रहूँ, मुझको कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक, मैं और अच्छे अच्छे फूड कैसे बनाऊं कि जो कि मुझको और ज़्यादा टेस्टी लगे, स्वादिष्ट लगे। ठीक, मैं कौन कौन से और अच्छे अच्छे कपड़े बनाऊं कि मैं उसको पहन सकूं। एंटरटेनमेंट यानी कि मुझे इंजॉय करने के लिए मैं क्या करूं कि मुझको खुशी मिले, खेलने के लिए क्या करूं। एंड रिलीजन, और धर्म के बारे में भी सोचने का उनके पास बहुत टाइम मिला। ठीक, दे इवन डेवलप्ड लैंग्वेज, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे लैंग्वेज की भी डेवलप कर ली कि वो एक दूसरे से बात कैसे करें। दे बिगैन टू रीड एंड राइट, अब वो पढ़ना और लिखना भी सीख गए। दिस इंक्रीज देयर नॉलेज एंड इम्प्रूव देयर लिविंग स्टाइल, जिसकी वजह से उनकी जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है वो बढ़ा और उनके जो जीवन जीने का तरीका है वो भी बढ़ा। थस ह्यूमन्स बिगैन टू लुक फॉर एंड वर्क टुवर्ड्स। ठीक, तो अब क्या हो गया कि जो इंसान है वो अब आगे की सोचता था। ठीक, मोर देन जस्ट फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक नीड्स, अब वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड पूरा नहीं करता था कि नहीं हमको बस खाना खाना है, नहाना है, धोना है, अपना ख्याल रखना है, बस बात खत्म। ठीक, इसके आगे भी वो अब चीज़ों को सोचने लगा। दिस स्टेज टू बी द स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन, और यही जो अवस्था है उसको सिविलाइजेशन की अवस्था कहते हैं। ठीक,
तो इंसान सब कब बन गया? इंसान तब सब बन गया जब उसको भविष्य में भोजन की चिंता नहीं रही। ठीक, उसके जो बेसिक नीड्स थे उसकी उसको कोई चिंता नहीं रही कि आगे चलकर कल परसों नरसों उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जब आपके पास ये चिंता नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे? आप नई चीज़ों के बारे में सोचोगे कि बारिश कैसे होती है, नदी का पानी बहता है तो वो कैसे बहता है, पेड़ पौधे कैसे उगते हैं। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप नई नई खोज भी करोगे, और वही इंसान ने किया। तो व्हाट इज सिविलाइजेशन? सभ्यता क्या है? द टर्म सिविलाइजेशन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइज्ड मैनर। तो सिविलाइजेशन जो है उसमें मतलब कि लोगों का ग्रुप जो कि कस्बों में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, और वो भी एक ऑर्गेनाइज और सिविलाइज्ड मैनर में, ठीक, व्यवस्थित तरीके से रहती हैं। इट इज सिस्टम ऑफ सोशल डेवलपमेंट। यह जो सिस्टम है ये सामाजिक विकास का है। When nomadic hunters and food gatherers gradually developed over thousands of years towards advancement and settled down as a cultured community, a civilization was born. ठीक, जब जो नोमैडिक हंटर्स यानी कि यहाँ वहाँ घूम करके शिकारी करने वाले लोग थे, एंड फूड गैदर्स यानी कि भोजन को इकट्ठा करने वाले लोग थे, ग्रेजुअली डेवलप्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, वो धीरे धीरे हजारों साल से जब उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया, टुवर्ड्स एडवांसमेंट एंड सेटल डाउन एज अ कल्चर्ड कम्युनिटी। ठीक, एक संस्कृति वाले एक सभ्य समाज के रूप में तब जाकर के एक सिविलाइजेशन ने जन्म लिया। तो साइलेंट फीचर्स क्या है सिविलाइजेशन की? यानी कि सभ्यता का अगर मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ सभ्यता की शुरुआत हुई तो उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। ठीक, तो अगर कहीं हम कहते हैं सभ्यता की शुरुआत हुई ना तो पीपल लिव इन सिटीज एंड टाउन्स, देयर इज अ सेटल्ड लाइफ। तो वहाँ के लोग क्या होने चाहिए? शहर या कस्बों में रहना चाहिए और उनकी लाइफ सेटल्ड होनी चाहिए, नहीं कि वो लोग रोज यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं भोजन के लिए। सरप्लस फूड इज प्रोड्यूस्ड बाय विलेजर्स। जो गांव के लोग हैं वो सरप्लस फूड को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आवश्यकता से अधिक भोजन को उगाते हैं। दिस अलाउज अदर्स टू कैरी आउट क्राफ्ट्समैनशिप, ट्रेड एंड अदर एक्टिविटीज एज देयर बेसिक नीड फॉर फूड इज फुलफिल्ड बाय द सरप्लस प्रोड्यूस्ड। ठीक, अब जब आपके पास भोजन आपकी आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो इसी वजह से ट्रेड होता है, क्राफ्ट्समैनशिप होती है, और भी दूसरी एक्टिविटी होती है। मतलब आप क्या कर सकते हो, जो ज़्यादा भोजन है वो किसी और व्यक्ति को देख करके उससे कोई वैल्यूएबल सिस्टम ले सकती हो, जिसको कि बार्टर सिस्टम कहते हैं। ट्रेड रिलेशंस विद अदर सिविलाइजेशन डेवलप। तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो कि जो दूसरी सभ्यताएं हैं उनसे व्यापार संबंध बना सकते हो। ट्रेड मतलब व्यापार होता है। देयर इज अ रिटन लैंग्वेज। द रिटन लैंग्वेज हेल्प्स इन द एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज विच इज वेरी एसेंशियल फॉर डेवलपिंग अ सिविलाइजेशन। ठीक, तो अब इसमें एक रिटन लैंग्वेज होता है, ठीक, एक लिखी हुई भाषा होती है, और जो लिखी हुई भाषा होती है ना वो हमारी जानकारी को बढ़ाती है, जो कि बहुत ही जरूरी है सिविलाइजेशन को डेवलप के लिए। अब लिखी हुई भाषा का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपके बड़े बूढ़े हैं, इतिहास में कई लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि कौन सा काम हमें कैसा करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक, तो वो क्या होती है कि आगे आने वाली पीढ़ी को वो मिल जाता है, क्योंकि ओरल चीज़ें अक्सर इंसान को नहीं याद रहती है, लेकिन लिखी हुई चीज़ें रहती हैं तो इंसान उसको दोबारा पढ़ सकता है। टाउन प्लानिंग इज गिवन इम्पोर्टेंस। अब उसमें टाउन प्लानिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था, मतलब कि कहाँ पे आपको घर बनाना है, घर का गंदा पानी कहाँ से निकलेगा, आपके घर में शुद्ध पानी कैसे आएगा, ये टाउन प्लानिंग होती है। रोड कहाँ बनना चाहिए कहाँ नहीं बनना चाहिए, ये सब टाउन प्लानिंग के अंदर आता है। देयर आर डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड आर्ट फॉर्म्स। अलग अलग धर्म थे, ठीक, लोग अलग अलग धार्मिक मान्यताएं थी लोगों के, एंड आर्ट फॉर्म्स, और अलग अलग कला भी थी। फाइनली देयर इज अ गवर्नमेंट टू मेक एंड इम्प्लीमेंट लॉज एंड पनिश द लॉ ब्रेकर्स। और एक सिविलाइजेशन में एक सरकार होनी चाहिए जो कि क्या कर सकती है, कानून बनवाती हो और कानून का पालन करवाती हो, और जो कानून का पालन नहीं करते हैं उनको तोड़ देते हैं, उनको वो सजा भी देती हो। मतलब कि इसमें एक राजा वाला सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जो है वो राजशाही सिस्टम ही था, मोनार्च था। ठीक, इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं।
यहाँ पे अब आप लोग मैप देख सकते हैं। अब मैप में क्या खासियत है, ये वर्ल्ड का मैप है। अब इस मैप में कुछ नदियाँ बनाई गई हैं। ये नदी जो है, ये देखो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पे इंडस नदी है, तो यहाँ पे कौन सी सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो ये लिखा है टिग्रिस नदी। टिग्रिस नदी है, इस नदी के देखो ये एक और नदी है, इन दोनों नदी के बीच में कौन सी सिविलाइजेशन रहती थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और उसके वजह से सेकेंड नंबर पे जो है यहाँ पे इजिप्टियन सिविलाइजेशन रहती थी नील नदी के किनारे। और फोर्थ चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ पर रहती थी। ठीक, ये देखो दो नदी है, दो नदी के बीच में रहती थी, एक भांगो नदी है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि जो सिविलाइजेशन वो अक्सर नदी किनारे क्यों रहती है। तो मैं इसका आंसर कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि नदी किनारे रहने से ही उनको नदी से क्या होता था, पानी मिल जाता था अपने खेतों में देने के लिए, पीने के लिए भी साफ पानी मिल जाता था। और नदी जो है वो ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा सिस्टम होता था, क्योंकि नाव पर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा आसान होता था और ज़्यादा सस्ता भी होता था और ख़तरे से भी कम होता था। नहीं तो आप जंगल के रास्ते अगर कहीं जाएंगे तो उस पर जंगली जानवरों का खतरा होता था। ठीक, अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशन, तो जो शुरुआती जो रिवर वैली सिविलाइजेशन थी, वैली मतलब घाटी, दी सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अराउंड 2500 BCE। ये जो सिविलाइजेशन थी, ये सभ्यताएं जो थी वो लगभग 2500 BCE में बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश्ड हुई, यानी फली फूली। There are situated along rivers. They were situated along rivers, so they are called river valley civilization. क्योंकि ये नदी की घाटियों के किनारे थे, इसीलिए इनको रिवर वैली सिविलाइजेशन कहती हैं। They are also called ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इनको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। Because tools and equipment made of bronze were widely used, क्योंकि इस समय ब्रॉन्ज से जो टूल होते थे और जो इक्विपमेंट यानी कि जो औजार होते थे और जो भी चीज़ें थी उसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। द 4 अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड आर। ठीक, तो जो सबसे शुरुआती सभ्यताएं थी जिसके बारे में दुनिया जानती है वो कौन सी है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि टिग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी के बीच में है। और कौन सी है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, जो कि नील नदी के वैली में है। और फिर है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके वैली पर है। और जो है चाइनीज सिविलाइजेशन, जो कि रिवर हुआंगी के वैली में स्थित है। अब हमको सिर्फ इन्हीं 4 सिविलाइजेशन के सबूत मिले हैं, इससे पहले भी बहुत सारी सिविलाइजेशन हो गई जिसके सबूत हो सकता है हमें ना मिले हो। दिस सिविलाइजेशन ग्रीव नियर द रिवर्स बिकॉज, अब देखिए इसमें लिखा है कि नदी किनारे हुए क्यों, सॉयल नियर रिवर्स आर वेरी फर्टाइल सो पीपल कुड कल्टिवेट इनफ फूड। नदी किनारे जो मिट्टी होती है वो आप जानते हैं एलुवियल सॉयल होती है, तो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसीलिए उनको फूड क्रॉप्स कल्टीवेट करने में यानी कि अनाज की खेती करने में ज़्यादा आसानी होती थी और ज़्यादा अनाज उनको मिलता था। रिवर्स प्रोवाइड एम्पल वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड अदर नीड्स। और जो रिवर है वो उन लोगों को शुद्ध और साफ पानी प्रोवाइड कराता था पीने के लिए, खेती के लिए और दूसरी ज़रूरतों के लिए। रिवर्स आल्सो सर्व्ड एज अ मीन्स ऑफ नेविगेशन, और जो नदी है वो मीन्स ऑफ नेविगेशन यानी कि एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए भी मदद करता था। अ गुड पैस्चर लैंड नियर बाई वॉज यूज फॉर एनिमल्स टू ग्रेज आउट। और पास में जो अच्छे पैस्चर लैंड होते थे यानी घास से हरे भरे जमीन होते थे, मैदान होते थे, उसमें जानवर भी चलते थे। ठीक, इंसान ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था, ये बात याद होनी चाहिए। अब आंसर की बारी आती है। व्हेन ह्यूमंस लुक फॉर मोर देन जस्ट द फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक नीड्स द स्टेज इज सेड टू बी स्टेज ऑफ। जब इंसान इस चीज़ को देखने लगा कि उसकी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल होगी, तब जो स्टेज आई यानी जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था थी, सिविलाइजेशन की अवस्था थी। अ सिविलाइजेशन हैज डिफरेंट, इसका सही आंसर बी है, फर्स्ट का बी, सिविलाइजेशन। अ सिविलाइजेशन हैज डिफरेंट डैश बिलीव्स एंड डैश फॉर्म्स। तो सिविलाइजेशन जो थी उसमें डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स थी और आर्ट फॉर्म्स थे। ठीक, अलग अलग धर्म की मान्यताएं थे और अलग अलग कलाकृति वो लोग करते थे।
तो फर्स्ट का बी और सेकंड का सी। थर्ड, द डैश सिविलाइजेशन वॉज लोकेटेड इन वैली ऑफ रिवर नील। तो नील नदी का कौन सी सिविलाइजेशन थी? इजिप्टियन। थर्ड का भी बी। फोर्थ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज के दौरान जो सेटल्ड लाइफ थी उसकी क्या महत्वता थी, इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी? इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नोमैडिक सोसाइटीज। It resulted in the formation of small villages. The word Mesopotamia means the land between two rivers. तो मेसोपोटामिया का मतलब ये होता है वह जमीन का टुकड़ा, वह भूमि जो कि दो नदियों के बीच में है। The Mesopotamian civilization grew between the fertile land of two rivers. जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो दो नदियों की जो उपजाऊ भूमि है उसके बीच में है। कौन सी दो नदियाँ हैं? एक टिग्रिस है, एक यूफ्रेट्स है। अराउंड 4000 BCE, यानी कि 0 साल से 4000 BCE, यानी कि अगर आज से देखा जाए तो लगभग 6500 साल पहले। दिस रीजन इंक्लूडेड प्रेजेंट डे इराक एंड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे ईरान, कुवैत, सीरिया एंड तुर्की। आज ये जो क्षेत्र है ये इराक के कुछ पार्ट्स में है, इराक में है, और ईरान, कुवैत, सीरिया और तुर्की देश के कुछ पार्ट्स में फैला हुआ है। ये मैप में आप लोग देख सकते हैं कि देखो ये तुर्की देश, ये सीरिया देश है और सीरिया देश के इतने पार्ट हैं। फिर देखो ये तुर्की देश है, तुर्की देश का भी इतना पार्ट है। ये जो आपको कलर पार्ट दिख रहा है ना, ये एक एम्पायर था, वहाँ के एक सम्राट का एम्पायर था, उसका नाम था हम्मुराबीस एम्पायर। ठीक, वहाँ के राजा थे। ये देखो ये नदी बह रही है और इसी के इर्द गिर्द ये पूरा साम्राज्य बैठा हुआ था और यहाँ पर ही इजिप्टियन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। ठीक, तो हम लोग पढ़े किंगडम्स एंड देयर रूलर्स, यानी कि जो वहाँ पे राजतंत्र थे और वहाँ के जो शासक थे कौन कौन से थे। मेसोपोटामिया वाज एन अर्बन सोसाइटी। तो मेसोपोटामिया एक अर्बन सोसाइटी थी, एक शहरी समाज था। इनिशियली इट वॉज रूल्ड बाय प्रीस्ट बट लेटर किंग्स स्टार्टेड रूलिंग इट। शुरुआत में इसमें क्या है, पुजारी लोग राज करते थे और बाद में किंग जो है वो उनको रूल करते थे। द इम्पोर्टेंट किंगडम्स वर इन द एरियाज ऑफ सुमेर, अक्कड़, बेबीलोनिया एंड असीरिया। ठीक, जो इम्पोर्टेंट किंगडम थे यानी जो महत्वपूर्ण साम्राज्य थे वो कौन कौन से थे? तो वो सुमेर के थे, अक्कड़ के थे, बेबीलोनिया के थे, असीरिया के थे। यानी कि चार समझ लो कि 4 देश थे वहाँ पर। ठीक, 4 राज्य थे। दे फॉट फ्रिक्वेंटली विथ वन अनदर टू कैप्चर फर्टाइल लैंड्स। अब ये लोग क्या कर सकते ना कि आपस में लड़ते थे ताकि वो उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर सके। थस मेसोपोटामिया सॉ द राइज एंड फॉल ऑफ मेनी किंगडम्स एंड हिंस इट इज आल्सो नोन एज द क्रैडल एंड ग्रेव ऑफ मेनी सिविलाइजेशन। अतः जो मेसोपोटामिया है उसने बहुत सारे किंगडम, बहुत सारे साम्राज्य को उगते हुए भी देखा है और उनका पतन यानी उनको खत्म होते हुए भी देखा है, क्योंकि राजा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे तो कोई जीतता था तो कोई हार जाता था। जो हारता था वो पूरे राज्य में कब्जा कर लेता था, वहाँ के लोगों को मार देता था। ठीक, इसीलिए मेसोपोटामिया को क्या कहते हैं? क्रैडल एंड ग्रेव ऑफ मेनी सिविलाइजेशन। यानी बहुत सारी सिविलाइजेशन यहाँ पे खत्म भी हुई है और जन्म भी ली है। द किंगडम ऑफ सुमेर वॉज द अर्लीस्ट किंगडम ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो सबसे शुरू वाला किंगडम था, शुरुआती, वो था सुमेर का। सुमेर एंड अक्कड़ were united to build an empire by King Sargon. The ruler of अक्कड़, ठीक, अक्कड़ के जो रूलर थे सरगॉन, उन्होंने क्या किया? सुमेर के साथ मिल करके एक एम्पायर बनाया। He became the first ruler in history to build an empire. तो इतिहास के पहले शासक थे जिन्होंने एक साम्राज्य बनाया था। ठीक, अब बात करते हैं हम्मुराबी's कोड ऑफ लॉ। हम्मुराबी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ बेबीलोनिया। तो बेबीलोनिया का एक बहुत ही महान राजा था हम्मुराबी। ही इज रिमेंबर्ड फॉर द हम्मुराबी's कोड ऑफ लॉ। तो इसको हम्मुराबी's कोड ऑफ लॉ के लिए याद किया जाता है। इट इज अ कंप्लीमेशन ऑफ 282 लॉज। अब इसको टोटल ना
282 लॉस, यानी इसने 282 कानून और नियम बनाए थे, एनकम्प्रेसिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। द कोड कार्व्ड ऑन एन 8 feet हाई स्टोन पिलर फॉलोड एन आई फॉर एन आई प्रिंसिपल। अब क्या था ना कि इसने क्या किया था कि एक 8 फीट लंबे स्टोन के पिलर पर सब नियम कानून लिख रखे थे, और ये जो नियम कानून थे ये आई फॉर एन आई वाले सिद्धांत पर थे। आई फॉर एन आई का मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर मैं तुम्हारी एक आँख फोड़ दूँ तो तुम भी मेरी एक आँख फोड़ दो, बदले वाली सिद्धांत जो होती है वो होती है आई फॉर एन आई वाली। The laws set standards of conduct and justice for his empire in ancient Mesopotamia। तो ये जो लॉज थे, ये जो कानून थे, ये जो नियम थे, इसकी वजह से मेसोपोटामिया के साम्राज्य में, जो प्राचीन साम्राज्य था, वहाँ पर न्याय होता था। समझ गए इतना? तो हम लोग हम्मुराबी तक पढ़ लिए थे। अब मेसोपोटामियन सिटीज में टाउन प्लानिंग कैसी थी? तो टाउन प्लानिंग मतलब क्या होता है? टाउन मतलब होता है कस्बा, प्लानिंग यानी कि जो कस्बा या जो शहर थे वहाँ पे कहाँ पे हमको कैसे घर बनाना है, कहाँ पे पानी का सिस्टम होना चाहिए, कहाँ से जो गंदा पानी वो निकलना चाहिए, वो टाउन प्लानिंग होती है। ठीक, तो अ लार्ज नंबर ऑफ सिटीज एग्जिस्टेड इन मेसोपोटामिया। ठीक, एग्जिस्टेड इन मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया में बहुत सारे शहर थे। मेनी मेसोपोटामियन सिटीज हैव बीन एक्सकेवेटेड सो फार, और अभी तक बहुत सारी मेसोपोटामिया के जो शहरें हैं उनको खुदाई कर करके निकाला गया है। द मेन सिटीज वर एरेडू, केस, उरुक, उर एंड लागास। तो जो मेन शहर है उनके नाम दिए गए हैं, जिसमें से जो उरुक है वो सबसे बड़ी सिटी है। इट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसको 3 पार्ट में इस शहर को डिवाइड किया गया है। ठीक, तो पहला जो पार्ट है वो है द सैक्रेड एरिया। द सैक्रेड एरिया हैड अ टावर नोन एज द जिगुराट। तो सैक्रेड एरिया में एक टावर है जिसका नाम जिगुराट है। टावर मतलब वो पत्थर को कुछ बनाए होंगे या लकड़ी का। ऑन द टॉप ऑफ द जिगुराट देयर वाज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉड ऑफ द सिटी। अब जिगुराट के जो टॉप है मतलब वहाँ पे एक मंदिर बनाया गया है जो कि शहर के भगवान के रूप में उनको पूजा जाता है। एवरी मेसोपोटामियन सिटी हैड इट्स ओन गॉड। जितनी भी मेसोपोटामियन सिटीज थी उनके पास खुद का भगवान था। ऑफिसेस आर स्टोर हाउसेस वर आल्सो बिल्ट इन द सैक्रेड एरिया। ऑफिस, स्टोर हाउस और भी सैक्रेड एरिया बने हुए थे। ठीक, उसके बाद है जो दूसरा पार्ट है द वॉल्ड सिटी। द वॉल्ड सिटी वॉज सिचुएटेड ऑन अ माउंट, इट वॉज द रेजिडेंटल एरिया। ठीक, अब उसी जो मतलब कि जो बीच में इनका जो पिलर था या जो टावर था उसी के चारों तरफ पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था। वहाँ पे जो लोग रहते थे वहीं पर रहते थे। द आउटर टाउन वॉज आल्सो यूज्ड फॉर रेसिडेंटल पर्पसेस। ईच हाउस होल्ड हैड रूम्स अराउंड द सेंट्रल कोर्टयार्ड। जो आउटर टाउन था मतलब कि उस टावर से बहुत दूर, वॉल्ड सिटी से बाहर एक लेयर थी आउटर टाउन की, वो भी रेसिडेंटल एरिया था। रेसिडेंटल एरिया मतलब कि वहाँ पे लोग रहने के लिए इस्तेमाल करते थे, और हर घर में रूम भी होता था, और उसके अराउंड में एक कोर्टयार्ड भी होता था। कोर्टयार्ड मतलब कि मैदान। ठीक, अब रिलीजियस बिलीफ वहाँ कैसे थे? रिलीजियस मतलब धार्मिक मान्यताएं कैसे थी? वो लोग किस धर्म को मानते थे या किस भगवान को या किस शक्ति की पूजा करते थे? ठीक, रिलीजियन डोमिनेटेड द मेसोपोटामियन सोसाइटी। जो धर्म है उसने मेसोपोटामियंस की जो समाज है उस पर बहुत ही डोमिनेट किया है, यानी उस पर उसका राज रहा है। मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस वर वर्शिप्ड। बहुत सारे भगवान और भगवतियों की वहाँ पूजा की जाती थी। ठीक, नेचुरल फोर्सेस सच एज स्टार्स, मून, सन एंड रेन वर आल्सो वर्शिप्ड। जो नेचुरल फोर्सेस थे यानी जो प्राकृतिक ताकतें थी जैसे कि तारा, चांद, सूर्य, बारिश, इन सब की भी पूजा की जाती थी। द प्रीस्ट इंजॉयड रिस्पेक्टफुल पोजिशंस। प्रीस्ट मतलब पुजारी। तो जो पुजारी होते थे उनको बहुत ही सम्मानजनक पोजीशन दिया जाता था, यानी कि उनको बहुत ही सम्मानजनक पद दिया जाता था। लोग उनको बातों को मानते थे। मेसोपोटामियंस बिल्ट मिनी टेम्पल्स। जो मेसोपोटामियन के जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए थे। अपार्ट फ्रॉम प्रेइंग दीज टेम्पल्स वर आल्सो यूज्ड एज स्कूल्स एंड ट्रेडिंग सेंटर्स। ठीक,
अब इन्हीं टेम्पल्स के कुछ पार्ट जो होते थे वो प्रे यानी प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, और इन्हीं टेम्पल्स में कुछ स्कूल भी थे और कुछ ट्रेडिंग सेंटर भी थे। Mesopotamians put articles of daily use like utensils and simple household items in the graves। जो मेसोपोटामियंस थे वो अपने जो डेली यूज के आर्टिकल थे, डेली यूज में रोज जो इस्तेमाल करने वाले सामान थे, जैसे कि जो बर्तन है या जो सिंपल हाउस होल्ड आइटम्स हैं, जैसे हो सकता है कढ़ाई है, मटका है, ठीक, इनको वो लोग अपने ग्रेव यानी कि जब कोई इंसान मर जाता था तो वो लोग उसके साथ उसको सब चीज़ों को दफनाते थे उनके कब्र में। दिस सजेस्ट दैट दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो इससे ये माना जाता है कि वो इस चीज़ में विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है। दे थॉट दैट द डेड वुड नीड दीज थिंग्स इन देयर आफ्टर लाइफ। वो ये मानते थे कि जो इंसान या जो व्यक्ति मर गया है उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है जिंदगी जीने के बाद। तक जब वो मर जाता है उसके बाद भी उसको जो मरने के बाद जो नई जिंदगी मिलेगी उसमें उसको ये सब चीज़ें की जरूरत पड़ेगी और वो ये सब चीज़ों से अपने जीवन को आसान करेगा। मेनी सच आर्टिकल्स हैव बीन फाउंड इन द एक्सकेवेटेड ग्रेव्स। तो बहुत सारी गुफाओं, बहुत सारी कब्रों को खोदा गया है और इन सब चीज़ों को पाया गया है, ठीक। ऐसे ही देखो इजिप्ट में क्या होता है ना, ये तो मेसोपोटामिया है, इजिप्ट में क्या होता है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके ऊपर कोई लेप वोप लगा देते हैं ताकि उसकी बॉडी सुरक्षित रहे, पट्टी उट्टी भी कई जगह लपेट दिया जाता है, और उसके साथ बहुत सारे सोने से लेकर तलवार से लेकर मतलब वो जिस पोजीशन पे रहा हो, जितना अमीर रहा हो, वो सब चीज़ दफनाया जाता है। इससे जिसको हम लोग आजकल पिक्चर्स में देखते हैं मम्मी भी कहा जाता है, ठीक। सोसाइटी, अब उनके समाज कैसे थे, तो जो मेसोपोटामियन सोसाइटी वो डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। तो 3 वर्ग में उनके समाज को बांटा गया था। पहला है अपर क्लास, मिडिल क्लास और उसके बाद लोअर क्लास या फिर स्लेव का लोग। स्लेव मतलब होता है मजदूर। द किंग, प्रीस्ट, हायर ऑफिसर्स एंड राइटर्स बिलोंग टू द अपर क्लास। जो राजा थे, जो पुजारी थे और जो ऊंचे अधिकारी थे और जो लेखक थे वो सब अपर क्लास के थे। द किंग वॉज वेरी पावरफुल। राजा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। ही वॉज ऑल्सो द चीफ प्रीस्ट, और वो चीफ प्रीस्ट यानी मुख्य पुजारी भी था। ही परफॉर्म्ड रिलीजियस राइट्स एंड सेक्रीफाइस। उसने बहुत सारे धार्मिक चीज़ें की थी और मतलब कि सेक्रीफाइसेस भी किए थे। द मिडिल क्लास इंक्लूडेड द फार्मर्स, आर्टिशियंस एंड ट्रेडर्स। जो मिडिल क्लास के लोग थे उनमें कौन थे, किसान थे, आर्टिस्ट थे और व्यापारी थे। स्लेव्स बिलोंग टू द लोएस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी। जो स्लेव होते थे यानी कि जो दास होते थे, नौकर होते थे, वो सबसे लोएस्ट क्लास थे सोसाइटी के। वहाँ पर वुमेन की कैसी पोजीशन थी? ड्यूरिंग द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वुमेन एंजॉयड ग्रेट फ्रीडम। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के दौरान जो वुमेन्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा आज़ादी को पाया था। दे कुड ऑन प्रॉपर्टी, ठीक, किसी जायदाद का मालिकाना हक उनके पास हो सकता था। होल्ड हाई पोजीशन, ऊंचे ऊंचे पद पर भी वो लोग हो सकती थी सोसाइटी के। एंड वर रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, और सभी लोग उनका सम्मान भी करते थे। ऑक्यूपेशन मतलब कि वो लोग कौन सा काम करते थे? फार्मिंग वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ मेसोपोटामियंस। मेसोपोटामियंस की जो मुख्य जो काम था वो था खेती करना। द फार्मर्स ग्रीव व्हीट, बार्ले, डेट्स, कॉर्न, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो किसान होते थे वो गेहूं की खेती, बार्ले की खेती, खजूर की खेती, कॉर्न की खेती और वेजिटेबल खेती और फल की खेती करते थे। द फार्मर्स ग्रीव, द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग द व्हील गोज टू मेसोपोटामिया, ठीक। अब पहिए का आविष्कार का जो क्रेडिट है वो मेसोपोटामिया के लोगों को जाता है। दे वर आल्सो द फर्स्ट टू मेक ग्लास वेयर, और ये भी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्लास के सामान बनाना स्टार्ट किए थे। ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। नहीं, वहाँ तो व्यापार कैसा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी। मेसोपोटामियंस वर इन्वॉल्व इन बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड, ठीक। तो वो घरेलू में भी मतलब कि अपने शहर के अंदर भी ट्रेड करते थे और विदेशों में यानी कि दूसरे शहर में या दूसरे देशों में भी वो ट्रेड करते थे। बोट्स, एनिमल्स एंड लार्ज शिप्स वर यूज्ड टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
नाव का इस्तेमाल, जानवरों का इस्तेमाल और बड़े बड़े जहाज़ों को इस्तेमाल किया जाता था। जो गुड्स होते थे यानी कि जो सामान होते थे उनको एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए। इट इज़ बिलीव्ड दैट द मेसोपोटामियंस enjoyed trade links with the Harappan civilizations as Harappan seals have been found in Mesopotamia and Mesopotamian seals in Harappan sites। ये माना जाता है कि जो मेसोपोटामियंस हैं वो लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करते थे, क्योंकि हड़प्पा के जो सील्स है वो मेसोपोटामिया में पाए गए हैं और मेसोपोटामियन के जो सील्स है वो हड़प्पन साइट में भी पाए गए हैं। ठीक, हड़प्पा जो है ना बेटा ये इंडस नदी यानी सिंधु नदी के किनारे की एक जगह है जो कि लगभग आज से 4500 BC पर 4500 साल पहले 2500 BC पर था। मेजर अचीवमेंट्स कौन कौन से थे? तो आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करते हैं। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मेसोपोटामिया वॉज वेरी रिच। जो कला थी और जो कलाकृति थी मेसोपोटामिया के लोगों की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। दे यूज्ड वुड, डिफरेंट मेटल्स एंड बेक्ड ब्रिक्स फॉर देयर बिल्डिंग्स। वो लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग तरह के मेटल का इस्तेमाल करते थे, पके हुए ईंटों का इस्तेमाल करते थे अपनी बिल्डिंग के लिए। दे मेड द जिगुराट्स मिनी स्टोरेज हाउस। और वो जो जिगुराट्स थे मतलब कि जो उनके मतलब कि जो भी मंदिर थे उनको वो लोग क्या किए थे, बहुत ज़्यादा ऊंची मंजिलों पर बना देते थे, कई मंजिल बना देते थे। द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। जो हैंगिंग गार्डन है बेबीलोन का ये एक अजूबा है प्राचीन दुनिया का। वर बिल्ट बाय द मेसोपोटामियन किंग, जिसको कि मेसोपोटामिया के राजा ने बनाया था, जिसका नाम था नेबूचदनेस्जार सेकंड। स्क्रिप्ट यानी कि वहाँ की लिखावट कैसी थी, वो लोग क्या कैसे लिखते थे, कैसे समझते थे अपनी चीज़ों को, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। The world's first known art of writing appeared in Mesopotamia by 3500 BC। दुनिया का पहला जो तरीका है लिखने का वो मेसोपोटामिया में खोजा गया था लगभग 3500 BC में। इट इज़ नोन एज क्यूनिफॉर्म, इसको हम लोग क्यूनिफॉर्म के रूप में जानते हैं। द मेसोपोटामियंस रोट ऑन लिटिल टैबलेट्स ऑफ क्ले, वो क्ले के छोटे छोटे टैबलेट पर लिखते थे विथ पेन्स मेड ऑफ रीड एंड बोन्स, और उनको जो पेन होते थे वो रीड या बोन्स के बने होते थे। द क्ले वॉज देन आइदर ड्राइड इन द सन और बेक्ड इन फायर टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद जो क्लेज होते थे उनको या तो सूरज में गर्म कर दिया जाता था या फिर उनको भट्टियों में झोंक करके मजबूत बना दिया जाता था। हंड्रेड्स ऑफ सच क्ले पीसेस हैव बीन फाउंड इन एक्सकवेशंस। ठीक, सैकड़ों की तादाद में ऐसे क्ले के टुकड़े जो हैं वो खुदाई में मिले हैं। मेसोपोटामियंस इन्वेंटेड राइटिंग टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेड्स। मेसोपोटामियन के जो लोग हैं उन्होंने राइटिंग को आविष्कार किया था ताकि वो ट्रेड यानी व्यापार का हिसाब रख सके कि किसको हमने कितना सामान भेजा है, किसके यहाँ से हमको कितना सामान मिला है, ये सब चीज़ें। ये फिगर बना हुआ है, फिगर में इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखा है। नॉलेज और साइंस की बात करें यानी उनके पास जानकारी क्या थी, उनके ज्ञान कितना था, उनको विज्ञान कितना था। द मेसोपोटामियंस वर आर क्रेडिटेड टू हैव द अर्लीस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। तो मेसोपोटामिया का ये माना जाता है कि जो मेसोपोटामिया के लोग हैं उनके पास एक लाइब्रेरी भी थी दुनिया की, जो कि बहुत ही शुरुआती लाइब्रेरी थी। दे हैव आल्सो गिवन द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन पोयम द एपिक ऑफ गिलगामेश। ठीक, और ये भी माना जाता है कि उन्होंने पोयम जो है यानी जिसका नाम है द एपिक ऑफ गिलगामेश, ये दुनिया का सबसे पहला पोयम माना जाता है। मेसोपोटामियंस वर एक्सपर्ट्स इन मैथमेटिक्स। जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो मैथमेटिक्स में बहुत ही एक्सपर्ट थे। दे वर परहैप्स द फर्स्ट टू डेवलप अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। और ये भी माना जाता है कि ये पहले थे जिन्होंने अलजेब्रा और ज्योमेट्री का आविष्कार किया था, यूज किया था। इंटरेस्टिंगली एज वी काउंट बाई टेंस दे काउंटेड बाई 60। ठीक, जैसे कि हम लोग टेंस को काउंट करते हैं वो लोग 60 को काउंट करते थे। मेसोपोटामियंस वर द फर्स्ट टू प्रेडिक्ट द एक्लिप्स एंड गिव स्पेसिफिक नेम्स टू डिफरेंट स्टार्स। ठीक, मेसोपोटामिया पहले वो लोग थे जिन्होंने कि एक्लिप्स को प्रेडिक्ट किया था, यानी कि जो ग्रहण होते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण उनको उन्होंने अनुमान लगाया था और अलग अलग स्टार्स को उन्होंने अलग अलग नाम भी दिए थे। और ऐसे ही अलग अलग प्लैनेट को भी उन्होंने अलग अलग नाम दिए थे।
देयर ईयर कंसिस्टेड ऑफ 12 months विद 30 days इन 1 month। ठीक, उनके जो साल थे उसमें 12 महीने थे और हर महीने में 30 दिन होते थे। अब डिक्लाइन कैसे हो गया है, मतलब कि इनकी सभ्यता कैसे पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। आफ्टर लास्टिंग फॉर मेनी मिलेनिया द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड अराउंड 600 BCE बिकॉज ऑफ। ठीक, तो बहुत सारे साल तक मतलब कि रहने के बाद जो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी, यानी यहाँ के जो लोग थे, वो लगभग 600 BCE में ख़त्म हो गए। यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले ये पूरे के पूरे घर मकान जो घर थे वो लोग ख़त्म हो गए। इंसान क्यों हुए? तो फ्रिक्वेंट वॉर दैट माइट हैव डिस्ट्रॉयड देयर इकोनॉमी बैडली। हो सकता है कि ये लोग आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हों, जिसके वजह से इनकी जो व्यापार इकोनॉमी है वो बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो गई हो। द इम्प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम दैट माइट हैव एरोडेड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल। हो सकता है कि उनका जो इरिगेशन सिस्टम है, यानी कि खेतों को पानी देने का जो व्यवस्था थी वो अच्छी न रही हो, जिसकी वजह से जो भूमि है उनकी फर्टिलिटी यानी ज़मीन की जो उपजाऊ है वो ख़त्म हो गई हो। अब ज़मीन की उपजाऊ नहीं रहेगी तो वहाँ पे खेती नहीं कर पाएंगे, और खेती नहीं कर पाएंगे तो भोजन नहीं होगा, और जब भोजन नहीं होगा तो फिर इंसान को खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वो सिविलाइजेशन ख़त्म हो सकता है। ठीक, अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है। डैश वॉज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी जो शहर थी उसका नाम था उरुक, URUK। फिर सेकंड में लिखा है द मेसोपोटामियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। अब उनको 3 क्लास में बांटा गया था। कौन कौन से क्लास थे? अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, या फिर जिसको हम लोग स्लेव भी कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड स्लेव्स। डैश वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द मेसोपोटामियंस। तो मेसोपोटामिया की जो प्रमुख ऑक्यूपेशन यानी कि जो प्रमुख गतिविधि थी कि वो लोग कैसे अपना काम करते थे, तो वो फार्मिंग थी, FARMING, फार्मिंग। और फिर इट इज़ बिलीव दैट मेसोपोटामियंस एंजॉयड ट्रेड लिंक्स विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये माना जाता है कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा के लोग से ट्रेड करते थे। तो द करेक्ट ऑप्शन में आती हैं द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन वर बिल्ट बाय। तो जो हैंगिंग गार्डन थे बेबीलोन का, उसको किसने बनाया था? तो उसको ये ऑप्शन बी, ठीक, नेबूचादनेजार सेकंड ने बनवाया था। द वर्ल्ड्स फर्स्ट नोन आर्ट ऑफ राइटिंग इज नोन एज। जो दुनिया का पहला आर्ट ऑफ राइटिंग है, लिखने की जो कला है, उसको क्या नाम दिया जाता है? क्यूनिफॉर्म नाम दिया जाता है। द मेसोपोटामियंस हैव गिवन अस द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन पोएम द डैश ऑफ पिलग्रिमेज। ठीक, तो जो पहला पोएम था जो कि हमको जानते हैं वो है द एपिक ऑफ पिलग्रिमेज, एपिक नाम है। लास्ट, द डैश इरिगेशन सिस्टम प्रैक्टिस्ड बाय द मेसोपोटामियंस इरोडेड द ऑफ द डैश। तो जो इम्प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम था जो कि मेसोपोटामिया के लोग प्रैक्टिस करते थे, यानी उसका पालन करते थे, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इरोडेड हो गई। तो ऑप्शन सी होगा इम्प्रॉपर और फर्टिलिटी। अब बाकी हम लोग अगली बार पढ़ेंगे।